नमस्कार, पेश आज का खास मुकाबला। पूरा दिन आप लोगों को यानी कि टेलीविजन पर बजट बताने और समझाने वाले लोगों को मैं सुनता रहा। अगले 2 घंटे में इसकी 4 प्रमुख बातों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको कैंडिडेट्स के तौर पर 2 बातें बताना चाहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि असली मायने में ये उनका पहला बड़ा बजट है, उन्होंने आपको एक ही नारा दिया था। वो नारा आपको पसंद आया, आपने उनको अपार सियासी सफलता दी। वो था कि अच्छे दिन आएंगे। मैंने ये प्रश्न दिल्ली के चुनाव के दौरान अमित शाह से पूछा था कि अमित शाह जी क्या अच्छे दिन आ गए हैं। उन्होंने मुझे उत्तर दिया था कि आप और विज्ञान जी राहुल बाबा वो आइवरी टावर में जी रहे हैं। बजट से भी आप यही उम्मीद करेंगे कि क्या अच्छे दिन आ गए हैं, या अच्छे दिन आ रहे हैं, या अच्छे दिन अभी और आएंगे। इसलिए हम 4 प्रमुख बातों पर, बहुत ही जानकार लोगों का पैनल होगा, उस पर हम फोकस करेंगे। पहली बात, इस देश के मध्य वर्ग को क्या मिला और क्या नहीं मिला। दूसरी बात, इस देश के उद्योग जगत को, कॉरपोरेट को क्या मिला और क्या मिल सकता था। क्या ये सरकार प्रो कॉरपोरेट नजर आ रही है। तीसरी बात, जो गरीब हैं, जो सबसे नीचा तबका है हमारे समाज का, अगर उसको आप आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो उसको क्या मिला, उसके लिए भी बड़े बड़े वायदे और बातें की हैं नरेंद्र मोदी ने। और चौथी बात कि क्या नरेंद्र मोदी, जिनकी सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी फिलहाल तो नहीं समझ में आ रही है, क्या वो इससे ज्यादा कठोर कदम ले सकते थे लेकिन नहीं ले पाए। ये 4 प्रमुख बातें हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मध्य वर्ग, देश का वो बहुत बड़ा हिस्सा जिसने हाल के दिल्ली चुनाव में बीजेपी को नकार दिया लेकिन लोकसभा में अपार सफलता दिलाई। उसकी हम बात करते हैं। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं है। मध्य वर्ग को जहां तक हम बात करें, सर्विस टैक्स 12.36% से बढ़कर 14% हो चुका है। इससे बहुत सारी क्या क्या चीजें बढ़ेंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। सर्विस टैक्स बढ़ने से रोजमर्रा की जो आपकी और हमारी जरूरत की चीजें हैं वो महंगी पड़ेंगी। जरूरत पड़ी तो स्वच्छ भारत के लिए भी 2% सरचार्ज, माफ करिएगा जी, वो सरचार्ज जो है वो लगाया जा सकता है या वो लगेगा। पेंशन फंड पर छूट 1 लाख से बढ़कर 1.5 लाख रुपए की जा रही है। पेंशन फंड पर छूट, और जो लोग इसके तहत 1.5 लाख तक छूट नहीं ले सकते हैं उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ा सा समझिए इन बातों को। मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा, आपको लगातार समझाता रहूं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट 800 से बढ़कर 1600 रुपए की होगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट की सीमा 1500 से बढ़कर 15,000 से 25,000। मैं नवनीत जी आपसे थोड़ा सा मेरी आग्रह होगी कि इतनी तेजी से जानकारी ना दें ताकि हम भी थोड़ा सा बता सकें लोगों को कि इसका, इन जानकारियों को आपके सामने रखने का मकसद और मतलब क्या है। नवनीत हमारे निर्देशक हैं, उनकी बात सुनना और मानना सर्वोपरि है मेरे लिए। एक चीज जो मैं थोड़ा सा यहां पर समझाना चाहूंगा आपको कि जब सर्विस टैक्स की हम महंगाई की बात करते हैं मध्य वर्ग के हिसाब से, तो उसमें मैं ग्राफिक्स के माध्यम से भी सरलता आपको बताना चाहूंगा कि टेलीफोन, इंटरनेट, बिजली का बिल आपका महंगा होगा। उसके तमाम आकलन भी आपके सामने आ रहे हैं। रेस्टोरेंट और होटल में खाना खाना आपके लिए अब महंगा होगा। अब ये कितने बड़े और छोटे रेस्टोरेंट में जाते हैं वो आप पर निर्भर है, लेकिन मूलतः वो भोजन या बाहर जाना आपके लिए महंगा होगा। ये सर्विस टैक्स का मध्य वर्ग पर प्रभाव जो होगा। क्रेडिट डेबिट कार्ड का इस्तेमाल जो आप करते हैं, बहुत लोग करते हैं, एक देश की बहुत बड़ी नौजवान पीढ़ी इसका इस्तेमाल करती है, वो महंगा होगा। ऑनलाइन
रेल टिकट, अभी उन्होंने आपको बताया है रेल बजट के माध्यम से कि आप टिकट जो है वो 120 दिन पहले भी बुक कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑनलाइन माध्यम अगर बनता है तो वो महंगा होगा। पार्लर, अस्पताल का बिल बढ़ेगा। किसी ने मेरे फैन पेज पर फेसबुक पे लिखा भी था छोटी सी स्माइली के साथ सोशल मीडिया के युग में कि साहब अब पार्लर वार्लर जाने की कोशिश मत करिएगा, मेरी उम्र वो आई गई जहाँ कभी कभी जाना पड़ता है मुझे भी पार्लर। और ब्रांडेड कपड़े महंगे होंगे, तो सारे हमारे आप लोग, आप भी सब हमारे मित्र हैं, तो सबको ब्रांडेड कपड़ों का शौक है, होना भी चाहिए, वो आपके लिए महंगा होगा। और आप नए जमाने के हिंदुस्तान के हिसाब से अगर स्वास्थ्य और शरीर के डोल को और ज्यादा बढ़िया बनाने में यकीन रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो यकीन रखना चाहिए, तो आपको जिम जाना भी, अपने मोहल्ले के जिम में जाना भी महंगा होगा। तो ये सर्विस टैक्स का प्रभाव मध्यवर्ग के लिए, फटाफट बातें, बहुत जानकार लोग हमारे साथ हैं। आप प्रतीक ग्रुप के चेयरमैन हैं प्रवीण झा, हमारे पुराने मित्र, हमने बहुत सारी आर्थिक चर्चाएं की हैं। वेणुगोपाल धूत साहब है, आप सब जानते हैं उनको, वो वीडियोकॉन इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। आशीष कुमार चौहान है जो कि चेयरमैन और एमडी हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको स्पष्ट किया पहले हिस्से में बात मध्यवर्ग की, ये मध्यवर्ग ने बहुत बड़ा समर्थन दिया था नरेंद्र मोदी को। प्रवीण झा, आपकी एनालिसिस, कागज हम दोनों के मेज पर बहुत ज्यादा है। फिर मैं रियल एस्टेट बैरन के पास आऊंगा। जी बिल्कुल नहीं, जो मुझे लगता है कि मध्य वर्ग का रिएक्शन आज जो पेश हुआ है उसको लेके उत्साहजनक तो कहीं से नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं। मैंने अपने फेसबुक पेज पे छोटी सी लाइन लिखी थी, बस एक प्रश्न डाला था आज दिन में आप लोगों की बातें सुनते हुए कि आप लोगों को बजट से क्या मिला, तो बड़े मजाकिया अंदाज में लोगों ने बहुत सारी बातें की, मूलतः उसका मतलब था कुछ नहीं। कुछ ने ये भी कहा होगा कि अच्छे दिन आके शायद चले भी गए, पता नहीं चला। जी जी, बहुत सारी इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरीके की प्रतिक्रिया मिला जुला के। देखिए ऐसा है कि जहां तक मध्य वर्ग की जो अपेक्षा होती है कि किस तरीके से उन पे कर का भार ना बढ़े, तो कर के भार में जो है डायरेक्ट जो टैक्सेस हैं उसको लेके कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बिल्कुल सही बात है, सर्विस टैक्स है और उसके साथ साथ जो तमाम किस्म की और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसका भार तो बड़ा ही बड़ा है। हाँ। तो खास करके जो बहुत धनाढ़ नहीं है मध्य वर्ग में भी, उनके लिए चिंता का विषय हो ही जाता है। हाँ, मध्य वर्ग में भी हमने देखा सामाजिक आकलन से आहिस्ता आहिस्ता इस मुल्क में एक अपर मिडिल क्लास है, एक सिर्फ मिडिल क्लास है, और एक लोअर मिडिल क्लास भी बन गया है। तो इसलिए मैं इन तीनों के आयाम को समझते हुए बात कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा तबका उसमें जो है वो शायद आशान्वित था कि कुछ उनके लिए होगा, लेकिन वो निराश होंगे जी। और जो एक दो चीजें हैं कि इंश्योरेंस में अगर आप कुछ पैसा डालेंगे, पेंशन में कुछ पैसा डालेंगे, तो उससे आपको कुछ छूट मिलेगी, लेकिन वो तो एक ऐसी एक हद तक, हाँ एक हद तक जी। तो उसमें ये है कि वो पहले तो करने की स्थिति में हो, नंबर एक। नंबर दो, वो एक किस्म की फोर्स्ड सेविंग है। और आप ये भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या ये समाज और सरकार की व्यापक जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को पेंशन मिले जब सारी जिंदगी वो काम करते रहते हैं? तो अपने पेंशन का भी इंतजाम अगर आपको खुद ही करना पड़े तो एक तरीके से आप उसको उस दिशा में भी सोच सकते हैं कि हम 50-50 हजार रुपए हर साल डालते रहे तो मुझे कहीं। ठीक है, आप सरल तौर पर ये कह रहे हैं कि आपने सीधे मध्य वर्ग को टैक्स नहीं किया, लेकिन उसको टैक्स करने के और सारे, क्योंकि आपको पैसा कमाने की जरूरत और दिक्कत दोनों है सरकार को, आपने उसके कई सारे और माध्यम निकाल दिए। सर, आपके हिसाब से, क्योंकि अंततः जैसे मैंने कहा कि आज के सामाजिक आकलन में एक अपर मिडिल क्लास होता है, एक सिर्फ मिडिल क्लास होता है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, आप लोगों की इंडस्ट्री में भी उसका बहुत बड़ा रोल है, तो अब वो तो थोड़ी सी मेरे हिसाब से निराशा और घबराहट की स्थिति में होगा। देखिए, जैसे 6 महीने पहले जब इन्होंने पहला अपना बजट पेश किया था, इंटरिम बजट जब लेके आए थे जी, तो उस समय बहुत ज़्यादा इन्होंने रियल स्टेट के ऊपर ध्यान दिया था। हाँ। जैसे उन्होंने जो पहले उसको जो है होम लोन पे जो टैक्स का एग्जेम्पशन था 1.5 से उसको 2 लाख किया था, एक बार में 50,000 उन्होंने बढ़ाया था एक झटके के अंदर। वैसे ही 80C के अंदर उन्होंने 1 लाख से 1.5 लाख की छूट बढ़ाई थी।
तो उन सब चीजों को देख के ऐसा लगा था कि रियल स्टेट की तरफ इस हाँ, जैसे घर खरीदने का जो सर्विस टैक्स है वो भी बढ़ेगा। ये मूल बात है। थोड़ा सा आप लोगों को मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं सरल करके समझाने की, तो इसको समझते रहिएगा। तो ऐसा लगा था कि रियल स्टेट की तरफ इस जो नई सरकार आई है इसका ध्यान है, पूरा विकास के पर ध्यान है। और इनका नारा भी था विकास है। दूसरा इनका जो है विजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था कि हम 2022 तक सभी को मकान देंगे। जी। मकान कौन सा? अफोर्डेबल हाउसिंग, मतलब हाँ। लोअर क्लास के लिए, मीडियम क्लास के लिए जी। लेकिन और उसको देखते हुए हम लोगों को इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मीडियम क्लास लोगों को भी एक्सपेक्टेशंस थी कि होगा, लेकिन हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या वो एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हुई हैं? वो एक्सपेक्टेशंस था कि और लिमिट बढ़ाई जाएगी, रियल स्टेट को और इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अभी हम लोग बहुत हरी तो मध्य वर्ग का दबाव आपको महसूस होगा, मध्य वर्ग के कमजोर होने सर्विस का। टैक्स बढ़ाने की वजह से हर चीज महंगी होती है। देखिए कोई भी चीज होती, कोई चीज, जब मकान सही हो, बात है। चाहे आपका फ्लाइट का जाने आने का, वो तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट सब जिसे चीज हो अंग्रेजी गया। में कहते हैं। जी। तो अब मकान अफोर्डेबल हाउसिंग पे भी हम ये चाहते थे कि सर्विस टैक्स बढ़ाते, रेवेन्यू जनरेट करने की जरूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उस रेवेन्यू उसके पास भी नहीं है, रेवेन्यू कुछ ना कुछ उसको करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर्विस टैक्स बढ़ा रहे थे, हम घर की रियल एस्टेट की बात अगर हम खाली करते हैं, तो एक कैटेगरी डिफाइन करते कि इस कैटेगरी इतने लाख तक के मकान पे सर्विस टैक्स कम होगा या नहीं होगा, ठीक और है। उसको कंपनसेट करने जैसे आप के कह रहे लिए हैं कि पेंशन पे या आपके इंश्योरेंस पे इतने हिस्से तक की छूट है, उसको आप, और ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो हायर लग्जरी मकान बन रहे हैं, मान लीजिए 1 करोड़ से ऊपर के मकान, उस पे सर्विस उस पे आप बढ़ा सकते थे, आपका बैलेंस हो सकता था उसके अंदर। ठीक है। वेणुगोपाल दूत साहब, अभी हम सिर्फ मध्य वर्ग की बात कर रहे हैं। आप लोग भी बहुत लोकप्रिय चीजें बनाते हैं जो मध्य वर्ग इस्तेमाल करता है। ये क्या मध्य वर्ग को दर्द दे देगा बजट? देखिए, मध्य वर्ग के लिए कुछ किया नहीं ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है। इंडस्ट्री को जो बढ़ावा मिला है वो उसके कारण मध्य वर्ग का ही फायदा होगा, काम उन्हीं को ही मिलेगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि सर्विस टैक्स मध्य वर्ग को देना होगा। आप एक बात ध्यान में रखिए, सर्विस टैक्स कोई कभी मैन्युफैक्चर्ड गुड पे नहीं लगता। जो भी सर्विस टैक्स मैन्युफैक्चर्ड गुड पे लगता है उसका क्रेडिट मिल जाता है। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड के दाम सर्विस टैक्स के कारण नहीं बढ़ते। सर्विस टैक्स के कारण जो खाली सर्विस दी जाती है, डायरेक्ट सर्विस, वो बढ़ते हैं। मध्य वर्गों में कहीं सर्विस बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होती है, एक मोबाइल फोन को छोड़ के दूसरी जगह कहीं ज्यादा सर्विस लगती नहीं है। और वो भी जो सर्विस टैक्स बढ़ने वाला है, काफी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इसको आधा तो एब्सॉर्ब भी कर देंगे, क्योंकि बढ़ा ही कितना है, खाली 1.64% ही बढ़ा है। पहले 12.36 था, अब 14 हुआ है। तो इसका भी कोई असर आने वाला नहीं है मध्य वर्ग पे। पर उनको इनकम टैक्स में अगर छूट नहीं दी गई है, पर फिर भी इनकम टैक्स में जो सेविंग का बताया है कि ज्यादा सेविंग करेंगे। मैं एक आपको अंदाजा दे दूं, किसी को अगर 10 लाख रुपए का इनकम है तो वो अगर सेविंग इंस्ट्रूमेंट में कुछ उसमें पैसे डाल देगा तो उसको खाली 60,000 रुपए टैक्स लगेगा। तो बाकी तो सेविंग में रह जाएंगे और पैसा उसको। ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आपके मानना है कि इंडस्ट्री को पुश है तो रोजगार मिलेगा। मैं कॉर्पोरेट के भी पॉइंट पर आऊंगा कुछ देर बाद। आप ये नहीं कह रहे कि मध्य वर्ग की तस्वीर बहुत खराब है। आशीष चौहान, आपसे मध्य वर्ग के हिसाब से, आपके स्टॉक एक्सचेंज में इतना बड़ा मध्य वर्ग है जो इन्वेस्ट करता है, ट्रेड करता है, उसके हिसाब से क्या उसको दर्द होगा? नहीं, अभी तो बेसिकली मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत का ग्रोथ होगा, हाँ, तो हमारे जो निवेशक हैं वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि जो ग्रोथ होगा तो इनकम बढ़ेगी कॉरपोरेट्स की और उनको भी फायदा होगा, तो उनके जो दाम होते हैं शेयरों के वो भी ऊपर जाते हैं। कहने का मतलब है कि इफ यू सी बजट क्या होता है कि जो गवर्नमेंट कितना कमाती है उसके सामने कितना खर्चा करती है, और जो बाकी बच जाता है, सपोज अपने कमाई से अधिक खर्चा करती है तो उधार लेती है। तो गवर्नमेंट के पास बेसिकली एक मर्यादित फ्रेमवर्क होता है कि जिसके अंदर वो आपको या तो टैक्स कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो उस हिसाब से देखे जाए तो इस बार गवर्नमेंट ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है इंडिविजुअल्स के ऊपर। सिर्फ कंपनियों के जो सर्विस टैक्स और एक्साइज में हल्का सा बढ़ोतरी हुआ है, और उसके सामने कई जो चीजें हुई है इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल फ्रेमवर्क की, जो जॉब्स को बढ़ावा देती है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है, स्किल क्रिएशन की बात चल रही है, एसएमईज को आगे बढ़ाने की बात है। तो कई ऐसी चीज है कि जो भारत की मूलभूत समस्या है, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन की है और जॉब क्रिएशन की है। तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो भारत की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाएगी।